Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of 4th chapter, magnetic effect of electric current. Today we are going to solve numerical based on palm rule, right hand palm rule. So हमने ये basic rules किए हुए हैं already और उसके बाद बेस्ड न्यूमेरिकल से these are very specific type of numerical बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे हुए हैं. सो इन क्वेश्चंस को समझने के साथ में आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से बिफोर डूइंग दिस न्यूमेरिकल वंस अगेन आई रिपीट कि राइट हैंड जो हमने पाम का जो यूज किया था उसमें क्या क्राइटेरिया है. तो अगर आप इमेजिन करो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करेक्ट, और हमने यहां पे ले लिया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फाइन, और वी हैव टेकन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, और उसके साथ में ही आई एम टेकिंग सर्कुलर लूप. मैं सर्कुलर लूप भी कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली विल टेक सर्कुलर लूप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, अगर हमने ये कंडीशन लिया तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, यू आर गोइंग टू यूज योर राइट हैंड. ये हमने कंडीशन डिस्कस किया बट अगेन आई विल रिपीट, यू विल यूज योर राइट हैंड. थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट. तो पहले आप फिंगर्स को फोल्ड करके आप जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में सेट करोगे. फॉर एग्जांपल यहां पे करंट ऐसे जा रहा तो थंब को आप इसके हिसाब से ऐसे सेट करोगे, करेक्ट, इन दिस वे. और अगर यहां पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यू विल सेट योर थंब इन दिस वे, और यहां पे थंब को आपने ऐसे सेट किया. मान लो अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी क्राइटेरिया सिंपल सा है कि करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो यहां पे ऐसे सेट करोगे. यही करंट फ्यूचर में मतलब यहां पे थोड़ा आगे जाके इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये करंट यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ये करंट ऐसे होगा. बाद में क्या करना वो पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं. इस कंडीशन के लिए भी आप उसी हिसाब से ले सकते हो कि यहां पे अगर मैं करंट को डिस्कस करता हूं तो ये यहां पे होगा, इस जगह पे इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे होगा, इट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जैसे भी आपको एडजस्ट होता है, जस्ट यू कैन एडजस्ट योर हैंड एंड ऑल. फिंगर्स को आप प्रॉपर्ली सेट कर सकते हो, यू कैन चेंज योर पोजीशन, यू कैन टर्न योर नोटबुक, जैसे भी होगा, बट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. वो आपका पहला पॉइंट है. तो चलिए ठीक है, ये हमने कर लिया. तो आप यहां पे मान लो कि अगर आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो अब इस कंडक्टर में आप ऐसे इमेजिन, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, आपने थंब को वहां सेट किया. उसके बाद आपको फिंगर्स को ओपन करना है, आपके फिंगर्स को ओपन करना है. कौन से डायरेक्शन में ओपन करोगे, जिस डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट करना है. तो जिस डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट, उस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को क्या करो, ओपन करो. या नॉर्मली क्या होता है कि देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ स्टडी एंड कंडक्टर, तो उसके अलॉन्ग आपको क्या करना है, फिंगर्स को ओपन करना. तो हमने फिंगर्स को ओपन कर दिया. ओपन करने के बाद कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. फिंगर्स को आपने ओपन कर दिया अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अलोंग द परपेंडिकुलर लेंथ आपने उसको ओपन कर दिया. अब क्या होगा, पाम किधर फेस कर रहा है, पाम इज फेसिंग इनसाइड, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. मतलब ये देखो ना, यहाँ पे पाम किधर फेस कर रहा है, पाम का डायरेक्शन कैसे है, यू जस्ट पुट परपेंडिकुलर ऑन द पाम. तो आपको पता चलेगा, ऐसा आपने मार्कर को कहा पाम किधर फेस कर रहा है, उस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. तो वो हो गया इनवर्ड्स, है ना. उसके लिए हमने वर्ड यूज कर लिया इनवर्ड्स. हो सकता है मैं आगे अगर इनवर्ड्स होगा तो हम ऐसे ये एरो ले लेंगे समझने के लिए. दीज आर द की पॉइंट्स जो हम यूज करेंगे, ठीक है. अब वैसे अगर आपको लेना है कि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो रहा है बट यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड दिस साइड, तो क्या क्राइटेरिया है, करंट इज गोइंग अप, आपको क्या करना है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो यू विल अनफोल्ड और यू विल ओपन योर फिंगर्स इन दैट डायरेक्शन. आप अपने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ओपन करोगे. तो हमने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ओपन किया, गॉट इट. तो अब पाम किधर फेस करा, इस साइड में फेस करा. तो मान लो अगर ये पॉइंट यहां पे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर. इसको आप यहां मेंशन कर सकते हो आउटवर्ड्स, ये हो गया आउटवर्ड्स के लिए आप एरो आप ऐसे ले लो अब, ठीक है. अब यहां पे हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड यहां, तो ये हो गया बी इनवर्ड्स हो गया, यहां पे ये बी आउटवर्ड्स और बी आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे भी आपको लेना रहेगा. यहां पे क्या होगा, करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट. आपको अगर डाउनवर्ड में फाइंड आउट यहां पे फाइंड आउट करना है तो जस्ट यू ओपन योर फिंगर इन दैट डायरेक्शन. पाम किधर है, इनसाइड की तरफ है. तो यहां पे क्या हो गया, बी इस पोजीशन पे हो गया इनवर्ड्स, करेक्ट. सिमिलरली क्या होगा, करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. उसके हिसाब से आपको पाम आप फिंगर्स किधर ओपन करना है, अप, बिकॉज यू आर फाइंडिंग दिस साइड. तो फिंगर्स को आप अप साइड में ओपन करो, पाम इधर फेस कर रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, आउटवर्ड्स, क्लियर. सो सिमिलरली आप इन कंडीशन के लिए खुद से ट्राई कर लो, आप कोई इश्यू नहीं है.
बट मैं जैसे आप डायरेक्टली बता देता हूं, यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर इस डायरेक्शन में होगा तो मैं अप लेता हूं तो इट विल बी इनवर्ड्स, और ये पॉइंट पे अगर आपने लिया है यहाँ पे डाउनवर्ड तो ये आउटवर्ड्स होगा यहाँ पे, दिस पॉइंट पे इनवर्ड्स एंड दिस पॉइंट पे आउटवर्ड्स। ओके, अब हम ले लेते हैं करंट क्या है सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर पाथ, क्राइटेरिया वेरी सिंपल, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हम ना चीजों को अलग अलग पैटर्न में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक तो हो गया कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे वेयर बाय आई एम स्टैंडिंग, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो एक चीज होगा जो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, उसको मैं ना की पॉइंट के लिए मैं खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं, वैसा कोई रूल वगैरह ऐसा बोलना नहीं है, बट ना मैं खुद इमेजिन करूंगा कि अगर वो इनसाइड जा रहा है दैट इज अवे फ्रॉम मी या अवे फ्रॉम अस, और अगर वो बाहर आ रहा है तो मैं उसको लूंगा टुवर्ड्स अस। वैसे मैं खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ना हम बार बार ना कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, कई जगहों पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो जैसे अभी ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो कि करंट इस केस में क्या है, करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपने क्या किया, करंट को उस डायरेक्शन में सेट किया ऐसे ये एलिमेंट पे, और फिंगर्स को किधर लेके जाना है आपको, फिंगर्स को ओपन करना है सेंटर की तरफ। आपने फिंगर को सेंटर की तरफ ओपन किया तो क्या होगा, पाम की तरफ फेस करा आउटसाइड, करेक्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या इंडिकेट करता है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये क्या है करंट के लिए, ठीक है, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, आउटवर्ड्स होगा, प्लस क्या होगा, आप यहां से स्टैंड होकर देख रहे हो तो ये टुवर्ड्स अस होगा, है ना। ये की पॉइंट है जो हम बना लेते हैं खुद के लिए, हमने ले लिया टुवर्ड्स अस ले लिया, हमने आउटवर्ड्स ले लिया, टुवर्ड्स अस ले लिया, करेक्ट। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप ऐसे इमेजिन करो ना, यहां पे देखो अब ये आउटवर्ड हो गया ऐसे, करेक्ट। अब इसी प्लेन को मैं अगर ऐसे ले लूं, अगर ये हॉरिजॉन्टल में होता, हॉरिजॉन्टल में होता एंटी क्लॉकवाइज ना, हॉरिजॉन्टल में एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना, ये 3 o'clock देन 3, 2, 1, 12, 11 ऐसे उल्टे जा रहे हैं ना। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं सेंटर की तरफ फाइंड आउट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फाइंड आउट टुवर्ड्स द सेंटर, ये देखो आप ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज ना, आपकी तरफ से देख लो एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, बराबर। एंटी क्लॉकवाइज होता है यहां पे, अब मैं सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं एट द सेंटर, तो पाम इज अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे है, वर्टिकल प्लेन में है एंटी क्लॉकवाइज, आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आउटवर्ड्स मतलब प्लेन से बाहर होगा, या टुवर्ड्स अस होगा, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा हो तो उसको टुवर्ड्स अस ऐसा फील होगा, या अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो आप उसको क्या लिखोगे, आउटवर्ड, ये अपवर्ड लिख लो। आउटवर्ड्स का मतलब तो वही होता है, बट यहां पे मैं अपवर्ड्स वर्ड यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये की पॉइंट से मेरे लिए किसके लिए, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिया है एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज के लिए देख लेते हैं कि अगर करंट फ्लो क्लॉकवाइज है, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको क्या क्या पैटर्न मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आप किसी भी एलिमेंट पे लोगे आपको डायरेक्शन वही मिलेगा ना। यहां पे जैसे आप ऐसे लेते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आउटसाइड। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर यहां पे सेट करना होता ना, दिस वन, अगर आप मान लो ऐसे करंट लिया ना आपने, ये इस साइड में डाउन जा रहा है, फिर टेक टुवर्ड्स द सेंटर, फिर ओपन योर फिंगर्स टुवर्ड्स सेंटर, तो भी ये पाम की तरफ फेस करेगा आउटसाइड में। यू टेक एनी साइड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब यहां पे क्या होगा, करंट इज गोइंग अप इस साइड में, तो करंट ऐसे जा रहा है, मैंने सेंटर की तरफ फिंगर्स को ओपन किया तो पाम की तरफ फेस करा इनवर्ड्स। तो यहां पे क्या होगा कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड्स होगा। ठीक है, अब अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लू मैं, यहां पे क्या होगा, करंट इज गोइंग क्लॉकवाइज फॉर एग्जांपल ऐसे, है ना, 12 o'clock देन 3 o'clock ऐसे, तो क्लॉकवाइज में जाएगा तो इस एंड पे इधर जाएगा, इस एंड पे इधर जाएगा। तो यहां के हिसाब से मैंने ले लिया कि करंट अगर ऐसे जा रहा है, मैंने फिंगर्स को सेंटर की तरफ ओपन किया, व्हाट विल हैपन, पाम इज फेसिंग डाउनवर्ड। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये इनवर्ड्स हो सकता है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो उसको क्या ले लेंगे, डाउनवर्ड्स ले लेंगे। ठीक है, एक और चीज है, ये क्या है, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब ना ऐसे अंदर की तरफ ना, सो अंदर की तरफ जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा हो तो उसके लिए एरो किधर होगा, अवे फ्रॉम दैट ऑब्जर्वर। तो आप खुद को अगर इमेजिन करते हो तो क्या होगा, अवे फ्रॉम अस, है ना, वी कैन टेक द टर्म अवे फ्रॉम अस। ठीक है, ये 3 की पॉइंट्स है जिसको हमें यूज करना है, गॉट इट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, अगर करंट आ रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इनवर्ड्स हो गया, डाउनवर्ड्स और अवे फ्रॉम अस। तो मैंने यहां पे क्या ले लिया, इनवर्ड्स ले लिया, जस्ट इनवर्ड्स, और जो दूसरा पॉइंट ले लिया हमने अवे फ्रॉम अस। ये 2 पॉइंट इनफ है, अवे फ्रॉम अस। ये कैसे एक्ट होगा, क्या होगा, वो चीजें भी हम देख लेंगे।
फिर दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो क्या करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स ले लो आप, बेटर रहेगा। तो हमने ले लिया अपवर्ड्स और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होगा टूवर्ड्स अस। ठीक है, अब ये इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। सो यहां पे ना आपको डायग्राम ड्रॉन है। अब इस डायग्राम के हिसाब से मैं चीजें लेनी है। जो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा उस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, पहली बात तो ये है कि डायग्राम नहीं है, बट हम ना उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कभी कभी डायग्राम में डायरेक्शन वगैरह दिया होता है करंट का, तो कैसे सिंप्लीफाई करना है पहले तो हम नई डायग्राम में उस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल कॉइल्स each of radius capital R are lying in perpendicular planes। perpendicular planes in the sense एक अगर मान लो वर्टिकल में होगा तो दूसरा हॉरिजॉन्टल में होगा, such that they have common center। so जैसे अभी ये देख लो, ये कॉइल है वर्टिकल प्लेन में, मतलब एक कॉइल ऐसा है ये वाला इस तरह से और दूसरा कॉइल इस तरह से। तो दे आर लाइंग इन अ परपेंडिकुलर प्लेन। एक कॉइल ऐसा हो गया, दूसरा कॉइल उसको परपेंडिकुलर, करेक्ट, लाइंग इन अ परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव कॉमन सेंटर। तो ये कॉमन सेंटर होगा, कॉमन सेंटर की वैल्यू ओ हो गई। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल्स इफ दे कैरी करंट्स इक्वल टू आई एंड रूट 3R। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ कॉइल इफ दे कैरी करंट आई एंड रूट 3R। मैं कॉइल 1 ले लेता हूं, इसको मैंने कॉइल 2 ले लिया, करेक्ट। अब क्या होता है, डायरेक्शन वगैरह पूछा नहीं है, बट फिर भी क्या होता है ना, नहीं दिया तो भी आप ना फाइंड आउट कर लो, बेटर होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम में आपको डायरेक्शन दिया होता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैंने कि इसमें ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है इस लूप में, और इस लूप में करंट जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अभी हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चीजें एक्ट होती है, बराबर। अब होता है ना इस केस में जब ऐसा है कंडीशन, तो आपको ना ऑब्जर्वर कहां पे मैच होगा ना, जैसे अगर आप इसको ये क्वाड्रेंट सिस्टम कंसीडर करो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आप ऑब्जर्वर को अज्यूम करो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ा है। यहां पे ऑब्जर्वर क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। जिसके लिए ना कॉइल 1 है वो उसके सामने होगा, कॉइल 1 विल बी इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो कॉइल 2 है हॉरिजॉन्टल वाला दैट विल बी डाउन। आप ना पाम रूल से भी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, बट मैं ना ये वाले मेथड्स को भी बताता हूं कि अगर मान लो पाम रूल आप अप्लाई नहीं कर पाए तो हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस वन। सो पहला पॉइंट है, पहले तो मैं पाम रूल से बता देता हूं। पाम रूल के हिसाब से अगर आप देखो ना तो ये कॉइल है आपका, ठीक है, वर्टिकल कॉइल, कॉइल 1 की मैं बात कर रहा हूं। तो कॉइल 1 में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इट्स गोइंग एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, कौन से एंड पे मैंने फोकस किया, इस एंड पे। हाउ इज द करंट गोइंग एट दिस साइड वन, द इनसाइड वन, इनसाइड वन इज गोइंग अप। तो मैंने क्या किया, थंब को अप ले लिया, ठीक है। अब कॉइल आप राइट एंड पे हो तो सेंटर की तरफ फिंगर्स को ओपन करो, तो पाम की तरफ फेस करा, इस साइड में फेस करा, करेक्ट। तो अगर कॉइल 1 में करंट अगर फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया दिस साइड, करेक्ट। इसको आप ले लो मैग्नेटिक फील्ड 1, गॉट इट। अब इसको हम अगर दूसरे रूल के हिसाब से देखें तो अगर यहां ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग दिस कॉइल, ये कॉइल में कैसे करंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा, दो ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज का, क्या अपवर्ड्स है और टुवर्ड्स है। अपवर्ड किसके लिए होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए अपवर्ड होगा, बट वर्टिकल के लिए क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। तो ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर की तरफ एरो होगा, करेक्ट। वैसे भी करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन पे हम आ जाते हैं, सेकंड वन, ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करा, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाले का देखो जरा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में ये 12 o'clock हो गया, ये 3 o'clock हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ऐसा। करंट इज गोइंग लाइक दिस, करेक्ट, करंट गोइंग लाइक दिस। आप फिंगर्स को जरा डीपली ऑब्जर्व करो, फिंगर का मूवमेंट। तो जब मैं इस एंड पे जा रहा हूं ना, जहां पे मैं कंफर्टेबल हूं उस एंड पे फोकस करता हूं, इस एंड पे, तो करंट इज गोइंग लाइक दिस। मैंने थंब को वहां पे वैसे रखा। अब मैं क्या करता हूं, फिंगर्स को ओपन करता हूं, फिंगर्स को ओपन करूंगा मैं किधर, सेंटर की तरफ। तो व्हेन आई ओपन माय फिंगर, ऐसे है, मैं फिंगर्स को ओपन करता हूं सेंटर की तरफ। तो व्हेन आई ओपन माय फिंगर टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट विल हैपन, पाम इज फेसिंग डाउनवर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। ऐसे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा B2। अब ना ऑब्जर्वर के हिसाब से हम देख लेते हैं इन टेक्निक्स के हिसाब से। सो क्लॉकवाइज का क्या होता है, क्लॉकवाइज ना वर्टिकल के लिए, ये हॉरिजॉन्टल में, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल के अप एंड डाउन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इनवर्ड्स या डाउनवर्ड, है ना, ऐसा, या अवे फ्रॉम अस, मतलब ऑब्जर्वर यहां तो उससे अवे में यही कंडीशन होगा। तो आप जो भी क्राइटेरिया फॉलो करना उसके हिसाब से आप कर सकते हो। इफ यू कैन फाइंड आउट
पाम रूल अप्लाई करके कर सकते हो, तो देन यू डू इन दैट वे। अगर आप डायरेक्टली ऐसे यूज करना चाहते हो तो वैसे भी कर लो आप। अब क्वेश्चन में करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये क्या है, आप मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालोगे, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो पहला क्या हो गया ना, जनरल इक्वेशन क्या होगा इस केस में, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो जो जनरल इक्वेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा 2r होगा, r इज द रेडियस। अब यहां पे ना इन्होंने रेडियस की वैल्यू दी है कैपिटल R, क्वेश्चन में कैपिटल R मेंशन किया कि इसका जो रेडियस का वैल्यू है ना, ये यहां पे ऐसे ले लिया, ये रेडियस की वैल्यू कैपिटल R है। मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिया, वहां पे कैपिटल R लिया जानबूझ के, आप समझ जाओगे क्यों। तो मैं यहाँ पे किसके लिए निकाल रहा हूं, फॉर कॉइल 1, मैं अभी डिटेल निकाल रहा हूं कॉइल 1 के लिए। फॉर कॉइल 1, कॉइल 1 में करंट कितना फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल 1, दैट इज R। व्हाट इज द रेडियस ऑफ, ये रेडियस R, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉइल 1, कॉइल 1 का रेडियस होगा कैपिटल R। कॉइल 1 और 2 दोनों का रेडियस सेम है, ओनली करंट की वैल्यू चेंज है। कॉइल 1 में करंट I है, कॉइल 2 में करंट √3I है, बट दोनों के लिए रेडियस की वैल्यू क्या है, सेम है ना, आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, when we are taking this way, तो ये क्या होगा, कॉइल 1 है तो हमने ले लिया B1, B1 का वैल्यू क्या होगा, ये म्यू नॉट हो गया, करंट का वैल्यू I हो गया, दिस 2 कैपिटल R, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अब हम यही चीज ना कॉइल 2 के लिए करते हैं, फॉर कॉइल 2। सो कॉइल 2 के लिए अगर हम फाइंड आउट करें, कॉइल 2 में क्या हो गया, कॉइल 2 की रेडियस की वैल्यू सेम होगी, है ना, जो भी R यहाँ पे तो सेकंड कॉइल के लिए भी सेम होगा। मतलब कॉइल 1 क्या था, ये कॉइल 1 वर्टिकल 1 है, उसकी रेडियस भी R है, यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट करना। तो ये कॉइल 1 में करंट I फ्लो रहा था, उसका रेडियस R था, कॉइल 2 में कितना करंट फ्लो रहा है, √3I, रेडियस की वैल्यू R है। तो अब हमें क्या करना है, I का वैल्यू कितना है सेकंड कॉइल के लिए, √3I है, एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर द स्मॉल r का वैल्यू किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल R। व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन इज B2 इज इक्वल टू इट्स म्यू नॉट, करंट का वैल्यू हो गया √3I अपॉन इट्स 2 कैपिटल R। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह है कि आप इसको इस तरह से अरेंज करो ताकि हम उसको फर्स्ट वाले मैग्नेटिक फील्ड से लिंक कर सके, है ना। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, क्या होगा आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, योर कैलकुलेशन विल बी लिटिल इजियर। कैसे इजी होगा वो देख लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड 1 से रिलेट करते हो उसको, सो एक्सेप्ट √3 एवरीथिंग इज सेम, एक्सेप्ट √3, म्यू नॉट है, I है, 2R है। तो हम जब भी आज क्वेश्चन करेंगे ना, हम ऐसे करेंगे कि जो अगर सेकंड मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना होगा तो वी विल ट्राई टू डू विद द फर्स्ट वन। तो अभी आपको मेंशन करना है, यू कैन मेंशन पुट 1 in 2, व्हाट विल वी गेट, सो मैग्नेटिक फील्ड 2 इज व्हाट √3 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1, करेक्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ये दो डायरेक्शन मिल गया हमको, B1 मिल गया, B2 मिल गया। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी समवेयर ओवर हियर, यहां पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड B एक्ट होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हमको सेंटर पे फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट्स द एंगल बिटवीन दीस टू मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन दीस टू मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट 90। सो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 90 हो गया, करेक्ट। तो अब उसके हिसाब से हम बता रहे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या होगी, √, ये हो गया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, करेक्ट। थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं, लेटर वी विल नॉट यूज दिस पार्ट, B1 B2 cos थीटा, ये ना हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में अप्लाई किया, बट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू क्या है, 90 है, तो व्हाट्स द वैल्यू फॉर cos 90, तो cos 90 में cos थीटा का वैल्यू होगा 0, ये पूरा पार्ट का होगा 0 हो जाएगा। तो सपोज दैट ना अगर आप ये स्टेप डायरेक्टली लिख रहे हो, जो मैं अभी लिख रहा हूं, if you are directly writing B1 square plus B2 square in root, then also it's fine. In most of books you will find out this one, अगर सोल्यूशन कहीं पे दिया होगा तो। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब क्या होता है, B1 का वैल्यू B1 भी विल टेक, बट B2 का वैल्यू विल टेक √3B1, तो इजी होगा कैलकुलेशन के लिए। तो B इज इक्वल टू अंडर हमने कर लिया √3B1 ले लिया हमने, है ना, उसका स्क्वायर। तो अभी B का वैल्यू क्या हो गया, B इज इक्वल टू अंडर ये हो गया B1 स्क्वायर प्लस 3B1 स्क्वायर, करेक्ट, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ B, B इज इक्वल टू अंडर ये वैल्यू जाएगा 4B1 स्क्वायर, करेक्ट। 4 का रूट इज व्हाट 2, एंड देन वी आर गेटिंग B1। सो B इज इक्वल टू ये 2 हो गया, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ B1, B1 का वैल्यू यू कैन सी इट्स म्यू नॉट I अपॉन 2 कैपिटल R, दिस 2 will cancel out, and what's the magnetic field, म्यू नॉट I अपॉन R, गॉट इट। तो ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर मान लो ना कभी कभी होता है डायग्राम में डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये मिल गया, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी कि कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड है।
तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप क्या करोगे, tan बीटा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया है बीटा, इसको बीटा ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो क्या कंडीशन है, आप इसको लॉग पैरेललोग्राम, अगर इसको आप पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कैसा होगा, यहां से आपने डॉटेड लाइन ये बी पे लिया फिर ये ऐसा, तो ये पैरेललोग्राम होगा, करेक्ट। और अगर आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो तो व्हाट विल यू गेट, यहां पे देखो ये आपका जो सेगमेंट है ये B1 है, करेक्ट। और ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ये वाला, ये किसके पैरेलल है, इट्स पैरेलल टू B2, इसको आप B2 ले सकते हो। तो tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan बीटा विल टेक ना, डायरेक्शन के लिए विल टेक tan, सो tan बीटा। तो अगर आप डायग्राम से देखना है तो आप डायग्राम से भी रिलेट कर सकते हो, tan बीटा क्या होगा, ये ऑपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, ये वैल्यू हो जाएगा B2 अपॉन क्या हो जाएगा B1, करेक्ट। वैल्यूज आपको पता है B2 का वैल्यू हमने यहां निकाला ना B1 के टर्म में, B2 का वैल्यू √3B1, तो हमने ले लिया यहाँ पे √3B1 अपॉन ये क्या होगा B1 हो गया, B1 कैंसिल, ये हो गया √3, करेक्ट। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये tan 60, tan 60 के लिए आपको √3 मिलेगा, तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री। तो ये चीज आपको समझना है कि ना 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अगर आपको डायरेक्टली कभी हो सकता है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग B2 अपॉन B1 यू विल राइट B1 अपॉन B2, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी है डायग्राम ड्रॉ करके हमको मिले, तो ध्यान रखना आपको ये कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू के साथ में आपको एंगल मिलेगा। तो इट इज व्हाट, सो B इज एट 60 डिग्री विद B1, समझ में आ रहा है। अब अगर मान लो ये हमने कंडीशन चेंज कर देते, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा स्पेस में यहां दिखा देता हूं। मान लो हमको tan बीटा अगर हमने निकाला है, बाय मिस्टेक हमने ना B1 अपॉन B2 लिख दिया होता, तो क्या फर्क पड़ता, B1 की वैल्यू को हमने B1 ही लिखा होता, B2 की वैल्यू क्या हो जाती है √3B1 हो जाता, B1 कैंसिल, तो ये क्या होगा 1 अपॉन √3। सो ये कौन से एंगल की वैल्यू 1 अपॉन √3 होगा, tan के लिए, तो tan 30 के लिए ये होगा tan बीटा, तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री। तो आपको मेंशन करना है ना 30 एंगल विद व्हाट, 30 डिग्रीज एंगल विद व्हाट B2, 30 डिग्रीज एंगल विद B2। तो मान लो कि अगर मैं बीटा यहां पे लेता तो क्या होता, इसका परपेंडिकुलर होता ये B1 होता ना, क्योंकि ये B2 है, उसका परपेंडिकुलर अपोजिट टू दिस सेगमेंट इज B1। तो ये अगर ये एंगल लेते हैं हम लोग बीटा, तो उसका परपेंडिकुलर B1 होता, उसका एडजेसेंट B2 होता। तो कभी भी आप डायरेक्शन फाइंड आउट करो, जस्ट यू रिमेंबर वन थिंग, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा एंगल विल बी विद रिस्पेक्ट टू दैट, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो बाकी जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये डायग्राम में कुछ चीजों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेंस, मान लो इसमें ना हमने डायरेक्शन ले लिया, यहाँ पे है डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, करेक्ट। अब हमको उसको ऑब्जर्व करना, तो हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बाकी कैलकुलेशन वैसे का वैसा होगा जैसा आपको दिख रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। डायरेक्शन, अगर लूप का डायरेक्शन दिया हुआ है, मींस द करंट फ्लो इफ दे हैव गिवन, देन वी हैव टू टेक द डायरेक्शन प्रॉपर्ली, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ना, देखो अंदर वाला जो सेगमेंट है ना, इनसाइड, आपको इमेजिन करना है। तो देखो आप इमेजिन के हिसाब से आप ऐसे देख लो, जो वर्टिकल लूप है तो क्लॉकवाइज है ना, तो ये 12 o'clock, फिर 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock ऐसे जा रहा है करंट, है ना, वर्टिकल फ्रेम में। तो वर्टिकल फ्रेम में क्लॉकवाइज मतलब ये सेगमेंट में, अंदर वाले सेगमेंट में करंट ऐसे डाउन जा रहा है। आपको सेंटर की तरफ फिंगर्स को लेके जाओ। मान लो कि अभी ये चीजें तो आपके पास हमेशा होगी नहीं, तो आप अगर प्रैक्टिकली इमेजिन करना कैसे करोगे, ये डायग्राम है इनसाइड वाले पार्ट पे करंट इज गोइंग डाउन। अगर वो इनसाइड अंदर वाला राइट साइड है, मेरे हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं तो राइट साइड वाला जो एंड होगा, राइट साइड वाला एंड, क्योंकि वर्टिकल में ऐसे ही मैं इमेजिन करता हूं, तो राइट साइड जो एंड होगा मेरी तरफ से, ये एंड पे करंट इज गोइंग डाउन, दिस एंड पे करंट इज गोइंग डाउन, तो ये डाउन जा रहा है, मैंने वहां पे करंट को डाउन लिया। सेंटर किधर होगा उसका, लेफ्ट में आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख लो, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस कंडीशन में, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये। अगर मान लो उसको आपने कॉइल 1 ले लिया तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड 1, करेक्ट। अब दूसरे वाले पॉइंट को देख लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज वाले आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, अब यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट में ऐसे, तो ये सेगमेंट से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैंने थंब को उस साइड में सेट किया। देन व्हाट विल आई डू, आई विल टेक माय फिंगर्स टुवर्ड्स द सेंटर साइड। या तो आप इमेजिन भी कर सकते हो ना, ऐसे अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस साइड वाले एंड में मैंने फिंगर्स को सेट किया, करंट इज गोइंग लाइक दिस, है ना, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा। तो यहां पे सेट किया, आप फिंगर्स को ओपन करो किस साइड में, सेंटर की तरफ, पाम की तरफ फेस करा अप,
इस तरह से, ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड 2 हो गया। अब ये ना टुवर्ड्स अस एंड अवे फ्रॉम अस वाले से देख लेते हैं कि मान लो अगर मैं यहां से ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम ओ हियर, तो ये क्या है वर्टिकल फील्ड में ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का क्या होता है अवे फ्रॉम अस, तो एरो ना ऑब्जर्वर से अवे मतलब इस डायरेक्शन में बनेगा। फिर दूसरा क्या होगा, ये कैसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा टुवर्ड्स अस, तो देखो ये ऑब्जर्वर की तरफ ना यहां से ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये टुवर्ड्स अस हो गया। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये चीजें ना जैसे आपको हेल्प करने के लिए, बाकी ऐसा कोई रियल टर्म नहीं है कि आपको ना टुवर्ड्स अस और अवे फ्रॉम अस आपको लेना है, वैसा कोई कंडीशन नहीं है। आई हैव बेसिकली एक्सप्लेन इन बोथ वेज कि अगर आपको डायरेक्टली लेना है इंस्टेड ऑफ टेकिंग राइट हैंड पाम रूल एंड ऑल, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली टुवर्ड्स अस अवे फ्रॉम अस करके भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स marked 1 and 2 carrying equal currents. Carrying equal currents in the sense whatever current is flowing in this one capital I and this is also carrying current capital I are placed with the geometrical axis perpendicular to each other. तो ये इनका एक्सिस होगा, इसका एक्सिस ये हो गया और इसका एक्सिस ये हो गया perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at point O. ये सीबीएसई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा होगा। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पॉइंट ओ पे, ये है पॉइंट ओ, ठीक है। अब क्या होता है, इसको अगर हमें देखना है तो दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो क्या होगा कि जो रूल था, मतलब ये आउटसाइड है, देखो ये वाला, ये जो एंड पे ये एक्चुअल में हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया क्लॉकवाइज, बराबर। तो मैं क्लॉकवाइज वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लेता हूं। क्लॉकवाइज का क्या होगा, ऑब्जर्वर यहाँ ओ पे होगा, द ऑब्जर्वर स्टैंड हुई है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्लॉकवाइज का क्या होगा, अवे फ्रॉम अस, तो ये ऑब्जर्वर से अवे आप एक एरो ड्रॉ कर दो ऐसे, इसको आप लिख दो मैग्नेटिक फील्ड 1 है ना, अवे फ्रॉम अस एंड टुवर्ड्स अस वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये भी क्या हो गया, दिस इज व्हाट, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या होगा, टुवर्ड्स अस, तो ऑब्जर्वर यहां से होकर इसको देख रहा है तो ऑब्जर्वर की तरफ मतलब एरो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड 2। अब उसको साइंटिफिकली देख लेते हैं कि कैसे होता है। ये पर्टिकुलर एंड पे जो लेफ्ट हैंड साइड का एंड है वहां पे करंट अब जा रहा है, आपको क्या करना है, सेंटर की तरफ फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर की तरफ, सेंटर पे आप तो आप उस तरफ क्या करोगे, फिंगर्स को ओपन करोगे ना, क्योंकि ये ऐसे कॉइल है आपका, तो आप लेफ्ट वाले एंड पे, मेरी तरफ से अगर देखोगे तो लेफ्ट वाले एंड पे करंट अब जा रहा है और राइट वाला जो एंड है वो इनसाइड की तरफ है, तो आउटसाइड वाला एंड लेफ्ट के साइड में, तो सेंटर की तरफ राइट साइड में पड़ रहा है, तो राइट साइड पे आपने फिंगर्स को ओपन किया, तो अभी क्या होगा, पाम उस साइड में फेस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज दैट वन, इसके वजह से। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट इज गोइंग लाइक दिस ना, ये ऐसे, तो ये करंट ना जो उस डायरेक्शन में कर रहा है, उस डायरेक्शन का करंट क्या राइट एंड पे, तो राइट में अगर आपने करंट को लिया तो सेंटर की तरफ उसके लेफ्ट में पड़ेगा ना, इस साइड, ये इसके हिसाब से देख लो आप, ऐसे करंट होगा पूरा, बराबर। तो अब राइट एंड पे आपने कहा करंट ऐसे जा रहा है, फिर सेंटर उसके किधर लेफ्ट में आ रहा है, तो ऐसे आपने सेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है अब, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन बिटवीन, है ना, एज आई सेड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन बिटवीन। अब आपको कहां से निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आप B1 से निकालना चाहते हो तो यहाँ पे बीटा ले लो, तो ये B1 होगा, जो उसका ऑपोजिट वाला वैल्यू होगा क्या होगा, B2 होगा। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आप ना रिजल्टेंट डायरेक्शन निकाल रहे हो, आप B1 से निकाल रहे हो, तो क्या होगा, जब आप 10 बीटा लोगे तो B1 विल बी इन डिनोमिनेटर, दैट यू नीड टू नो। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट O कहां पे आ रहा है इस कॉइल के लिए, इस कॉइल का सेंटर होगा, ये उसका एक्सिस होगा, एक्सियल पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पहले जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। एक्सियल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, करेक्ट। अगर आपको याद होगा हमने लिया था सर्कुलर कॉइल, ये वैल्यू एक्स था, उसका रेडियस हमने ए लिया हुआ था, ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम पहले लूप के ले ले रहे फॉर कॉइल 1। इतना ज्यादा आप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, बट क्या है कि मैंने सारी चीजें लिखा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। फॉर कॉइल 1, कॉइल 1 में करंट कितना फ्लो रहा है, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू उसको हमने रिप्लेस किया आई से। ए इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉइल क्या दिया क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द कॉइल गिवन कैपिटल आर है यहाँ पे, एंड वो डायग्राम में दिया रहेगा, ठीक है, कैपिटल आर, ओके। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई कैपिटल आर। अब उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है, वहां पे एक्स की वैल्यू इन्होंने एक्स ही लिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू को हम एक्स ही ले लेंगे, कोई इशू नहीं।
अब क्या करते हैं, हमने लिखा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर कॉइल 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट हो गया कैपिटल आई, ये होगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. दिस व्हाट इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फॉर कॉइल 2. सो फॉर कॉइल 2 के लिए करेंगे तो क्या हो गया, कॉइल 2 के लिए करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू सेम है, ए की वैल्यू भी क्या है, सेम है, जो रेडियस है वो भी सेम होगा और एक्स का वैल्यू भी सेम है. तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड 2 होगा वो भी सेम ही होगा. तो म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये 2 इन ब्रैकेट यही वैल्यू आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. मतलब ये सेम टू सेम वैल्यू आ गया क्योंकि सारे पैरामीटर सेम ही है. ठीक है, सो अब इसके बेसिस पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो B1 एंड B2 का वैल्यू क्या दोनों का सेम है, B1 इज इक्वल टू B2. करेक्ट. अब कंडीशन क्या होता है कि मान लो अगर मुझे निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. अब मैंने यहां पे बाकी वैल्यूज को क्यों नहीं लिखा 2B1 B2, बिकॉज थीटा का वैल्यू क्या है 90 है बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो है ना, यहां पे 90 है तो यहां पे भी 90 होगा. सो ये क्या होगा, B इज इक्वल टू एज फार वी नो B1 B2 सेम, सो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, सॉरी B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर. तो B इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स B1 स्क्वायर. सो ये B हो गया, विल टेक रूट 2, B1 स्क्वायर विल बी B1. नाउ B इज इक्वल टू व्हाट, इट्स रूट 2. व्हाट्स द वैल्यू फॉर B1, B1 का वैल्यू देख लो, B1 का वैल्यू क्या हमारे पास, म्यू नॉट है, I है कैपिटल R स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू क्या है 3/2. क्लियर. सो दिस रूट 2 विल कैंसिल विद दिस वन एंड फाइनली आएगा रूट 2 आएगा. तो B इज इक्वल टू इट्स म्यू नॉट I कैपिटल R स्क्वायर अपॉन इट्स रूट 2 इन ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. तो दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन किसके साथ में मेजर करना है, B1 के साथ में मेजर करना आपको. तो tan बीटा इज इक्वल टू जिसके साथ में मेजर करना उसको डिनोमिनेटर में लिख दो. तो B1 एंड B2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो B2 अपॉन B2 और B1 अपॉन B1 कैंसिल का 1 हो गया. विच एंगल ऑफ tan इज 145 डिग्री. तो रिजल्टेंट विल मेक एंगल 45 विद द B1 मैग्नेटिक फील्ड. I hope you people understood whatever I explained in this part. Once we'll solve this question, आपका अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हो जाएगा इस क्वेश्चन के समझने के साथ साथ. सो क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या दिया, देखो ये डायग्राम है, इसी डायग्राम को हमें फॉलो करना है, जो डिटेल दिया वो मेंशन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल गो अहेड. 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P and Q आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r. डायग्राम में रेडियस दिखाया नहीं है तो हम ले लेते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है ये स्मॉल r है, ये डायग्राम ये दिया नहीं है. फिर क्या, एंड कैरिंग करंट I and 2I. सो इसमें करंट I फ्लो होगा, जो दूसरे में करंट 2I रेस्पेक्टिवली बोला है, उसके हिसाब से मैं ले रहा हूं I and 2I रेस्पेक्टिवली. आर लाइंग इन अ प्लेन पैरेलल, लाइंग इन अ पैरेलल प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन एक्सिस. लाइंग इन अ पैरेलल प्लेन मतलब एक जो है इस प्लेन में, मतलब यहाँ पे एक पेपर आप इमेजिन करो, उस पेपर के अंदर पहला वाला कॉइल है, सेकेंड कॉइल उसके पैरेलल दूसरा पेपर है. ठीक है, ऐसे जैसे अभी ये हमने ले लिया, फोन लिया हुआ है और ये दोनों पैरेलल है, तो इस प्लेन के अंदर पहला कॉइल होगा, दूसरे प्लेन में दूसरा कॉइल होगा, एंड दिस टू प्लेन्स आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर एंड दे हैव कॉमन एक्सिस. तो देखो अभी ये है, इसका एक्सिस ये हो गया और वही एक्सिस दूसरा वाले कॉइल के लिए भी हो गया. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन the direction of current in both the loops is clockwise. मतलब दोनों में ना क्लॉकवाइज है. उसके आगे एक की पॉइंट इन्होंने दिया है, की पॉइंट क्या दिया है वो देख लेते हैं. ये भी क्लॉकवाइज है, इसमें भी करंट क्या है, क्लॉकवाइज है ना. की पॉइंट को ध्यान दो, एज सीन फ्रॉम O विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ लूप्स. और ये क्लॉकवाइज है कब, जब ना कोई बंदा O से ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से आपको देखना है, और ये दोनों इक्विडिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस अगर 2r है और ये इक्वल डिस्टेंस है तो ये कॉइल से यहां का डिस्टेंस r होगा. सिमिलरली O से इस कॉइल का डिस्टेंस भी क्या होगा, r होगा, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस एंड टोटल सेपरेशन 2r है. और क्या है, ये पूरा ऑब्जर्वेशन कहां से है, दिस ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम पॉइंट O, एज सीन फ्रॉम O. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O. फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O. ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. सो अब देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में. सबसे पहला पॉइंट,
कि आपको समझना मैग्नेटिक फील्ड निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालना है। इसका रेडियस का वैल्यू स्मॉल आर है, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये आर है। तो ये कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एक्सियल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेशो 3/2 है ना, वो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, वो हिसाब से फॉलो किया। ओके, तो यहां पे क्या होगा, a का वैल्यू जो है वो r होगा, जो x का वैल्यू वो भी r ही है ना, यहाँ पे देखो ये x का वैल्यू भी r है और a का वैल्यू भी r है। अब क्या होता है कि हमें जब अपना डायरेक्शन लेना, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जर्वर ओ पे स्टैंडिंग है एंड इज ऑब्जर्विंग फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल क्लॉकवाइज है। देखो ये क्या बोल रहा है, व्हेन सीन फ्रॉम ओ से देखा है, मतलब जब ओ पे बंदा खड़ा होगा तो कॉइल 1 को ऐसे देखेगा, कॉइल 1 यहां पे बराबर। जब ना कॉइल 2 की बारी आएगी तो वही बंदा टर्न होके कॉइल 2 को ऑब्जर्व करेगा। तो जब वो बंदा इस साइड में ऑब्जर्व कर रहा है तो क्लॉकवाइज है। अब जब इधर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज है। बट ना अगर आप बाहर से देखते हो, फॉर एग्जाम्पल ना यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे है, इस साइड देखता है क्लॉकवाइज है, इस साइड देखता है ये भी क्लॉकवाइज है। बट अगर मान लो यहां से कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है तो हो सकता है ये क्लॉकवाइज दिखे और ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। इसके हिसाब से इसमें भी क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज है। बट अगर बंदा बाहर खड़ा होगा तो इसमें क्लॉकवाइज होगा, इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। वो जो करंट लिया है इन्होंने, है ना, देखो जैसे भी ये बंदा यहां खड़ा है ना, ये कॉइल के लेफ्ट में खड़ा है बंदा, तो उसको दिख रहा है इसके अंदर क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है। अब ये बंदा भी ना उसके लेफ्ट में खड़ा है इस कॉइल के, उसको लग रहा है कि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। बट ये बंदा जो है इस कॉइल के किधर, राइट में खड़ा है, तो उसको क्लॉकवाइज दिख रहा है। ये बंदा उस कॉइल के लेफ्ट में खड़ा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसके लिए ना ऑब्जर्वेशन कहां से बोल रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको समझ में बेटर वे से आए तो जो इनर वाला जो एज होगा उसको आप क्या करो, डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दो, ये इनर एज होगा। तो अभी बोला क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जो अपर एज में है करंट ऐसे जा रहा है और इनर एज पे करंट ऐसे जाएगा, करेक्ट, ये हो गया क्लॉकवाइज। अब इसके हिसाब से हम डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो आप ना, मैं यहां पे इसके हेल्प से ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे अभी हमने ये लिया, सो ये क्लॉकवाइज है ना, ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं आउटर एज पे देखता हूं ना, आउटर एज पे जो आउटर एज है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे हिसाब से, तो उस पे करंट अब जा रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाला, सेंटर वाले लाइन पे ना, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन पे निकाला, मतलब वो सेंटर से पास होगा ना बेसिकली। तो आप सेंटर की तरफ अगर आप देखते हो बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ, मतलब उस डायरेक्शन में है ना, ऐसे कॉइल की तरफ। तो ये जब होगा, या यहाँ पे देखो करंट अगर ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, आप ना सेंटर की तरफ आप फिंगर्स को लेके जाओ। देखो अब आपके मन में होगा ना इस फिंगर्स को इधर लेके जाओ, वैसा नहीं है, मतलब इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट होगा वो सेंटर से आउट ही एक्ट होगा। तो आपने ऐसे लिया है, आप ऐसे करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में। या ऐसे केस में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। कौन सा, कि जब ये क्लॉकवाइज है, आप ऑब्जर्वर यहां से दिख रहा है तो ऑब्जर्वर के लिए क्लॉकवाइज क्या होगा, अवे फ्रॉम अस, तो ऑब्जर्वर से अवे फ्रॉम अस, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कॉइल पी। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड वाले में भी क्या होगा, जो इनर एज होगा उसको क्या करो अपना डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये कैसे करंट आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ये ऐसे हो गया और ये अप हो गया। तो अब यहां पे देखो जो इनर एज है ना वो ऊपर जा रहा है, इनर एज, तो सीधा इनर एज। अगर आप इनर एज के हिसाब से ले रहे हो है ना, इनर एज, तो यहां पे देखो ये ऐसे है, तो इनर एज मतलब ये हो गया। यहां पे इनर एज पे अगर आपने लिया ये साइड वाले में, और इसका सेंटर किधर होगा, राइट साइड में होगा ऐसे, तो वो उस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो यहां नहीं तो अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है, यहां से बंदा देख रहा है क्लॉकवाइज को, तो क्या होगा, अवे इस डायरेक्शन में, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कॉइल क्यू। अब हम यहां पे लिख लेते हैं वैल्यूज। सो ये हो गया फॉर कॉइल पी एंड फॉर कॉइल क्यू। सो फॉर कॉइल पी अगर हम लेते हैं तो कॉइल पी के लिए करंट की वैल्यू क्या है, करंट आई विल बी आई। व्हाट्स द वैल्यू फॉर ए का वैल्यू होगा रेडियस ऑफ द कॉइल आर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस एक्स। सो सेंटर से वो पॉइंट ओ का डिस्टेंस क्या होगा, वो एक्स हो गया। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, वो आर है, सॉरी सेंटर से ओ का डिस्टेंस इज एक्स विच इज इक्वल टू आर। अब ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये है ना कॉइल पी के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर कॉइल पी, सो म्यू नॉट आई, ये हो गया आर स्क्वायर, ए का वैल्यू हो गया आर अपॉन दिस इज 2, ए का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू भी क्या है आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो इसको अगर हम डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा, ये म्यू नॉट हो गया आई हो गया स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ये 2 हो गया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको 2r स्क्वायर रेज टू 3/2, करेक्ट, फाइन। अब अगर ना आपके पास वैल्यू है x रेज टू 3/2, हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट,
एक्स रूट एक्स आप लिख सकते हो, तो उसको भी हम उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये म्यू नॉट हो गया, ये आई हो गया आर स्क्वायर अपॉन ये 2 हो गया। हमने क्या किया, 2r को बाहर ले लिया और बाकी 2r को अंडर रूट में लिख दिया, ठीक है, 2r स्क्वायर को, ठीक है। तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर विल कैंसिल विद दिस आर स्क्वायर। अब क्या हो गया, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, वो म्यू नॉट रहेगा और I रहेगा अपॉन दिस 2 and 2 विल मल्टीप्लाई, विल टर्न इनटू व्हाट 4। अब ये √2 विल बी √2 ओनली, क्लियर। बट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर का रूट, r स्क्वायर का रूट विल बी व्हाट r। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे। बट कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में एक्ट होगा, तो आपने लिख दिया यहां पे लेफ्ट। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कॉइल के लिए लेना है कॉइल Q। सो फॉर कॉइल Q, तो कॉइल Q के लिए क्या है, जो I का वैल्यू है वो क्या हो गया, अब करंट कॉइल 2 के लिए क्या है, कॉइल 2 के लिए करंट का वैल्यू है 2I, जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल r है, जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस है ना इसका सेंटर, वो हो गया स्मॉल r, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड एट Q पॉइंट पे क्या होगा, ये म्यू नॉट हो गया। अब यहां पे ना पुराने वाले से क्या वेरिएशन होगा, यहां पे ये, सो जो I है वहां पे हमें क्या लिखना है, √2, सॉरी √2 नहीं, हमें क्या लिखना है उस जगह पे, जो I का वैल्यू वहां पे क्या लिखना है 2I, तो मैं सिर्फ 2 को ही हाईलाइट कर रहा हूं, 2I r स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। तो देखो पूरे कैलकुलेशन में सब कुछ वैसे का वैसे, सिर्फ 2 है वो एडिशनल पार्ट है। तो ये जो है फॉर्मूला, ये हमने 2 को हमने 2 ही रहने दिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट को, ये म्यू नॉट I r स्क्वायर, ये पूरे को सिंप्लीफाई करके आपको ये वैल्यू मिलेगा। सो यू हैव रिटन 2 इंटू दिस व्हाट, म्यू नॉट कैपिटल I अपॉन 4√2 इंटू r। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ले लो उसको। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है राइट में, करेक्ट ना, डायग्राम में एज यू कैन सी। अब यहां पे अगर मैंने 1 and 2 को रिलेट करता हूं, इफ आई रिलेट 1 and 2, तो एज यू कैन सी म्यू नॉट I अपॉन 4√2 r का वैल्यू क्या है, वो है B एट B फॉर कॉइल P। तो अभी आप पुट कर सकते हो यहां पे, सो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। एज आई सेड ना कि आप सेकंड मैग्नेटिक फील्ड को फर्स्ट से रिलेट कर दोगे तो बेटर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड Q पे क्या होगा, 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट P, है ना, ये पूरी वैल्यू से P के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या कह रहे हैं कि B and P आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट ना। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर कॉइल P एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर कॉइल Q आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, तो पहले आपको बताना कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर है। तो BQ इज ग्रेटर देन B मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कॉइल P, है ना। मैग्नेटिक फील्ड Q का क्या है, 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ B, बिकॉज ऑफ P। सो अब क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो O पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कॉइल Q माइनस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कॉइल P। तो Q की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ P माइनस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कॉइल P। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल P। सो जो मैग्नेटिक फील्ड O पे है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और मैग्नेटिक फील्ड टू कॉइल P। तो कॉइल P की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो क्या है, म्यू नॉट है, I है अपॉन 4 है, √2 है इंटू R। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, BQ था, BQ का डायरेक्शन क्या है, राइट में। तो देयरफॉर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट ऑन राइट हैंड साइड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूं, ये सेम क्वेश्चन है ना, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। सो उसके साथ में वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पे ना ये चीजों को मैं रब कर देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये पार्ट को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है दैट इज नॉट नीडेड। पहले वाले कॉइल में डायरेक्शन सेम है, तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा हूं। हाँ, यहां पे ये इस तरीके से, ठीक है, देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, 2 identical circular loops P and Q each of radius small r carrying currents are kept in parallel plane having a common axis passing through O। मतलब वो पहले वाला स्टोरी, डायरेक्शन ऑफ करंट इन P is clockwise and in Q is एंटी क्लॉकवाइज। P में क्लॉकवाइज है और Q में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्लॉकवाइज है तो उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ना यहाँ पे ऑब्जर्वर ना, जब ऐसे ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है क्लॉकवाइज, जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा एंटी क्लॉकवाइज।
मतलब इस सेगमेंट में क्या जा रहा है, यहाँ अप जा रहा है और इनर सेगमेंट में क्या होगा, डाउन जाएगा, इस तरीके से। अब चेक कर लो प्रीवियस डायग्राम से तो आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। सो अब क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम ओ, जैसे कि आप ओ से देख रहे हो, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लूप्स पी एंड क्यू, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अगर यहां पे ना कैरिंग करंट्स आर केप्ट इन पैरेलल प्लेन हैविंग अ कॉमन एक्सिस, तो यहां पे जो करंट का वैल्यू है ना वो क्या है, सेम करंट फ्लोइंग इन बोथ द लूप, सेम करंट फ्लोइंग इन बोथ लूप्स। तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो जो पहला हो गया इसका तो आपको डायरेक्शन पता चल गया, व्हेन यू आर टेकिंग अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये ऐसे ले रहे हो आप, तो आउटर एज पे आपने लिया ऐसा, तब किया, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ देख रहे हो तो ये ऐसे हो गया इस डायरेक्शन में, यानी तो यहां पे स्टैंड होकर आप देख रहे हो कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का अवे फ्रॉम अस। अब क्या होता है, इस तरफ फेस करते हो, ठीक है, इस तरफ फेस करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा, टुवर्ड्स अस। तो ऑब्जर्वर अगर यहां पे तो टुवर्ड्स अस मतलब ना एरो इसी डायरेक्शन में आएगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कॉइल क्यू। या आप उसको दूसरे तरीके से देख लो, यहां पे ये करंट इस सेगमेंट में कैसा इस तरह से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर यहां से देख रहे हो तो मैग्नेटिक सेंटर पे किधर होगा, इस साइड आ रहा है ना, तो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंटिन्यू हो जाएगा एक्सियल पॉइंट तक। सो अब ये बी एंड क्यू दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पी के लिए आपको ये वैल्यू मिला, क्यू के लिए क्या होगा, क्यू पॉइंट पे निकालो तो करंट का वैल्यू तो आई होगा, तो ये 2 हट जाएगा। जब ये 2 हट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड पी का और क्यू का दोनों का सेम है। व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू आपको क्या मिलेगा, फाइनली ये मिला म्यू नॉट मिलेगा, आई मिलेगा अपॉन 4 मिला √2 इंटू स्मॉल आर, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, लेफ्ट में है, तो इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। सो अगर आप 1 एंड 2 को रिलेट करते हो तो व्हाट विल यू गेट, मैग्नेटिक फील्ड पी और क्यू दोनों का सेम है, सो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है, बी एंड क्यू आर इन व्हाट, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तो क्या फर्क पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्यू और पी दोनों पे सेम, दोनों कॉइल की वजह से सेम है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू पे जो होगा वो पी के इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड पी तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज व्हाट 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल पी। सो मैग्नेटिक फील्ड अब यहां पे होगा, ये वैल्यू जो होगा ओ पे, ये क्या 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल पी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पी का मैग्नेटिक फील्ड तो हमने ये लिया ना, म्यू नॉट आई 4√2 इंटू आर। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में एक्ट हो रहे हैं, तो ये भी किधर एक्ट होगा, लेफ्ट में एक्ट होगा, तो देयरफॉर कॉइल विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 इंटू स्मॉल आर। तो ऐसे करके हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज 2 कॉइल एट द पॉइंट ओ। आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपको ऑब्जर्व कहां से करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड बिफोर, वैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, राइट हैंड पाम रूल तो आपको पता ही है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको लेना है टुवर्ड्स अस एंड क्लॉकवाइज के लिए लेना आपको अवे फ्रॉम अस। वो कॉन्सेप्ट भी आपको काफी हद तक हेल्प करता है टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।